Assalamu alaikum dear students, this is Dr. Nasser Ayub. It is lecture 5 and today we are starting second chapter. That is control of microorganisms. So let's start our slides. Definition of frequently used terms यानी control of microorganisms में जो terms use होते हैं उनमें जो अहम है उनको हम define करते हैं. Terminology is especially important when the control of microorganisms is discussed because words like disinfectant and antiseptic often are used. यानी जब हम कंट्रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हवाले से बात करते हैं तो टर्मिनोलॉजीज़ की अहमियत वो बहुत ज़्यादा होती है. उसमें हम डिसइंफेक्टेंट का टर्म यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक का टर्म यूज़ करते हैं. द एबिलिटी टू कंट्रोल माइक्रोबियल पॉपुलेशंस ऑन इनएनिमेट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक ईटिंग यूटेंसिल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ ऑफ कंसिडरेबल प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस. यानी जब हम माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, ख़ासकर जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग सरफेसेस हैं, ईटिंग यूटेंसिल्स हो गई, यूटेंसिल्स बर्तन को कहते हैं, तो जिन चीज़ों में हम खाने खाते हैं और जिन आलात को, जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उनमें डिसइंफेक्टेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. Sometimes it is necessary to eliminate all microorganisms from an object, whereas only partial destruction of the microbial population may be required in other situations. यानी बाज़ मौके पे सारे के सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करना, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको ख़त्म करना, ये हमारा मकसद होता है. लेकिन कभी कभार उनकी पार्शल डिस्ट्रक्शन भी चाहिए होती है माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए. बाज़ सिचुएशंस में सबको ख़त्म करना लाज़मी होता है, बाज़ सिचुएशन में उनकी पार्शल डिस्ट्रक्शन भी वो काफ़ी होती है. तो हम सबसे पहले जिस टर्म का भी डिफिनीशन करते हैं, जिसको समझने की कोशिश करते हैं, वो है स्टेरिलाइजेशन. ये लैटिन वर्ड है और स्टेरिलिस मीन अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी अपनी नस्ल बनाने के काबिल न रहना, इसका बुनियादी मतलब है. लेकिन माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग सेल्स, वायबल स्पोर्स, वायरसेस एंड वायराइड्स आर आइदर डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और हैबिटेट. यानी वो प्रोसेस, ये हमने पहले भी शायद पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, कि स्टेरिलाइजेशन मीन्स ऑल लिविंग सेल्स को एलिमिनेट करना, ख्वाह वो स्पोर्स की सूरत में हो, ख्वाह वायरसेस की सूरत में हो, ख्वाह वायराइड्स की सूरत में हो, उनको या डिस्ट्रॉय करना या रिमूव करना, उनको किल करना. सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टेरिलाइजेशन इज़ द किलिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ द किलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स. यानी ये कंप्लीट माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए किया जाता है. When sterilization is achieved by a chemical agent, the chemical is called a sterilant. यानी वो सब्सटेंस जो हम स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं, तो इसको हम स्टेरिलेंट कहते हैं. Disinfection is reducing the number of bacteria to a level low enough that disease is unlikely to occur. यानी डिसइंफेक्शन हम उस मैकेनिज़्म को कहते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया के तादाद को इतना कम कर देते हैं कि वो डिज़ीज़ लगाने का काबिल नहीं रहता. यानी माइक्रोबियल लोड को इतना कम करना कि वो डिज़ीज़ काज ना कर सके, इसको हम डिसइंफेक्शन कहते हैं. डिसइंफेक्शन यानी इन्फेक्शन का उलट है. स्पोर्स एंड सम बैक्टीरिया विल सर्वाइव. लेकिन फ़र्क को समझिए डियर स्टूडेंट्स कि डिसइंफेक्शन में बाज़ स्पोर्स और बाज़ बैक्टीरिया वो बाकी रहते हैं, तो वो सर्वाइव करते हैं, वो ख़त्म नहीं होते. और स्टेरिलाइजेशन में सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे वायरसेस, सारे स्पोर्स, वेरियोन्स, वायराइड्स सब किल हो जाते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर सप्लाई इज़ अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट विद क्लोरीन. यानी अगर हम वाटर को क्लोरीनेट करें, उसकी क्लोरीनेशन करें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में हम क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन अप्लाई करते हैं, तो इससे वाटर डिसइंफेक्ट हो जाता है. In contrast, disinfection is the killing, inhibition or removal of microorganisms that may cause disease. यानी स्टेरिलाइजेशन के उलट डिसइंफेक्शन जो है ये किलिंग या इनहिबिशन या रिमूवल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं
जो डिजीज़ काज करते हैं। द प्राइमरी गोल इज़ टू डिस्ट्रॉय पोटेंशियल पैथोजेंस बट डिसइंफेक्शन आल्सो सब्सटेंशियली रिड्यूसेस द टोटल माइक्रोबियल पॉपुलेशन। यानी ये पोटेंशियल पैथोजन को हमने पहले डिफाइन किया था कि ये पोटेंशियल पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता है, ये डिसइंफेक्शन, और ये डिसइंफेक्शन माइक्रोबियल लोड को भी कम कर देता है। Disinfectants are agents, usually chemical, used to carry out disinfection and are normally used only on inanimate or non-living objects. वो सब्सटेंसेस, वो एजेंट्स जो डिसइंफेक्शन के अमल को करता है उसको हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं, और ये नॉन लिविंग सरफेसेस पे अप्लाई होता है। याद रखिए कि डिसइंफेक्टेंट्स आर यूज फॉर नॉन लिविंग सरफेसेस, और एंटीसेप्टिक्स अभी आगे आ रहा है, वो अप्लाई होता है लिविंग सरफेसेस पे, लिविंग टिश्यूज पे, स्किन पे। ठीक है जी। अ डिसइंफेक्टेंट डज नॉट नेसेसरीली स्टरलाइज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने फ़र्क को समझा कि डिसइंफेक्टेंट वो स्टरलाइज नहीं करता, वो चीज़ को बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री नहीं बनाता, बल्कि माइक्रोबियल लोड को कम कर देता है। बिकॉज वाइबल स्पोर्स एंड फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे रिमेन, यानी डिसइंफेक्टेंट जो है वो पूरी के पूरी लाइफ फॉर्म्स को, स्पोर्स को, वायरसेस को, वेरियोन्स को, बैक्टीरिया, वायरसेस सबको ख़त्म नहीं करता, बल्कि उनकी तादाद को कम कर देता है। सैनिटाइजेशन, ये आजकल हम बहुत सुनते हैं, ये कोविड-19 के एरा में ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, तो सैनिटाइज़र का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं। सैनिटाइजेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू डिसइंफेक्शन। इन सैनिटाइजेशन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड टू लेवल्स दैट आर कंसिडर्ड सेफ बाय पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स। सैनिटाइजेशन में क्या करते हैं कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन इतना कम कर देते हैं कि वो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सेफ़ कंसिडर किया जाता है। ऐसे लेवल तक माइक्रोबियल पॉपुलेशन को लेके आना, ऐसे लेवल तक उसको कम करना कि वो डिज़ीज़ काज ना कर सके, और पब्लिक हेल्थ जो स्टैंडर्ड्स है, जो मायारात है, उसके मुताबिक वो सेफ़ कंसिडर किया जाए, वो महफूज कंसिडर किया जाए, तो उसको हम सैनिटाइजेशन कहते हैं। और जो चीज़ें सैनिटाइजेशन में यूज़ होती हैं, जो केमिकल्स यूज़ होती हैं, हम उनको सैनिटाइज़र्स कहते हैं। सो सैनिटाइजर्स आर द एजेंट्स फॉर सैनिटाइजेशन। अब एक तीसरा टर्म है, बल्कि चौथा टर्म, एंटीसेप्सिस। इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन और सेप्सिस एंड इज accomplished with एंटीसेप्टिक्स। अब एंटीसेप्सिस किसे कहते हैं? तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, इसको हम एंटीसेप्सिस कहते हैं। और जो एजेंट्स एंटीसेप्सिस में यूज़ होती हैं उनको हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। सो एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल एजेंट्स अप्लाइड टू टिश्यू टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग और इनहिबिटिंग पैथोजन ग्रोथ, और disinfectants that are mild enough to use on skin and other tissues such as 70% ethanol are called antiseptics। यानी ये कि ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं जो हम टिश्यू पे अप्लाई करते हैं ताकि इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट करें। कैसे? बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द पैथोजन ग्रोथ। पैथोजन के ग्रोथ को हम इनहिबिट करते हैं, उसको ग्रो नहीं करने देते, या उसको किल कर देते हैं। या डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे माइल्ड, ये एंटीसेप्टिक्स ऐसे माइल्ड डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो हम स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, जो हम टिश्यूज़ पे अप्लाई करते हैं और हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते। और आज के ये जितने माइक्रोबायोलॉजी के लैब्स हैं, यानी आम लैब्स में भी हम 70% इथेनॉल यूज़ करते हैं बतौर एंटीसेप्टिक। They also reduce the total microbial population because they must not destroy too much host tissue. Antiseptics are generally not as toxic as disinfectants। यानी ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन के लोड को कम कर देते हैं, और उनकी खासियत ये होनी चाहिए कि वो होस्ट टिश्यू के लिए वो टॉक्सिक ना हो, और ये कंपैरेटिवली डिसइंफेक्टेंट्स के मुकाबले में, उसके मौज़ने में ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। सब्सटेंसेस दैट कैन ऑर्गेनिजम्स ऑफन हैव द सफिक्स साइड, यानी वो सब्सटेंसेस जो किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होते हैं, तो उनका जो लाहिक़ा है, तो उनमें साइड आता है, साइड, जैसे बैक्टीरिसाइड, फंजीसाइड, अल्जीसाइड, वायरिसाइड, माइक्रोबिसाइड। जिस तरह हम नॉर्मली ये ख़ुदकुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं सुसाइड, तो लास्ट में आप देखते हैं साइड आता है। साइड तो एक किलिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मिसाइड, तो यानी जर्म को किल करने वाला।
kills pathogens and many non-pathogens but not necessarily endospores। यानी जर्मिसाइड जो है ये पैथोजेंस को किल करता है, बाज़ नॉन पैथोजेंस को भी किल कर देता है, लेकिन एंडोस्पोर्स को वो ज़रूरी नहीं कि वो किल करे। तो एंडोस्पोर्स क्या है? ये हीट और केमिकल रेजिस्टेंट डॉर्मेंट थिक वॉल्ड स्पोर है जो बैक्टीरिया के अंदर डेवलप होता है। यानी ये स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं और उनकी ये ऐसे पार्ट्स हैं बैक्टीरिया के जो हीट और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं यानी इनएक्टिव होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ताकि ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन का वो मुकाबला कर सके। A disinfectant or antiseptic can be particularly effective against a specific group, in which case it may be called a bactericide, fungicide, algicide or viricide। यानी disinfectant या antiseptic जो है ये स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन में, और हम इनको ये नाम दे सकते हैं। बाज़ सिचुएशन में बैक्टीरिसाइड होते हैं, बाज़ में फंजीसाइड, बाज़ में अल्जीसाइड, बाज़ में वायरसाइड। तो ये इनकी मुख्तलिफ खासियतें मुख्तलिफ मौक़े पे होती है। Other chemicals do not kill, but they do prevent growth. If these agents are removed, growth will resume। बस ऐसे केमिकल्स हैं जिसको अगर हम अप्लाई करें तो बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम वो चीज़ उसका इस्तेमाल करना छोड़ें तो वो दोबारा उनका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को हम स्टैटिक का नाम देते हैं। देयर नेम्स एंड एंड स्टैटिक। उसके लास्ट में स्टैटिक आता है। मिसाल के तौर पे बैक्टीरियोस्टैटिक यानी ऐसे एजेंट्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करें। फंजी स्टैटिक, फंजाई की ग्रोथ को स्टॉप करने वाले सब्सटेंसेस। इधर मैंने नोट के तौर पे मेंशन किया है कि although these agents have been described in terms of their effects on pathogen, it should be noted that they also kill or inhibit the growth of non-pathogens as well। यानी ये जो एजेंट्स हमने डिस्क्राइब किए, एंटीसेप्टिक्स, सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हम तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप बतौर नर्सिंग स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं, तो ये तो हम पैथोजन को इधर फोकस करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैथोजन के ख़िलाफ़ ये यूज़फुल हो। ये नॉन पैथोजन्स के को भी इनहिबिट करते हैं, उनको किल कर देते हैं। ठीक है जी। A microbial population is not killed instantly when exposed to a lethal agent। यानी जैसे ही हम स्टेरिलेंट या डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक या सैनिटाइज़र हम इस्तेमाल करें तो फौरी ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म किल नहीं होते, बल्कि उनको एक ख़ास टाइम इसमें लगता है। यानी ये लीथल नहीं होते, फौरी। लीथल मीन यानी ये उनको फौरी नहीं मारते, बल्कि उनका प्रॉपर टाइम होता है, उनकी ख़ास मैकेनिज़्म है। वो मैकेनिज़्म क्या है? पॉपुलेशन डेथ like population growth is generally exponential or logarithmic, that is, the population will be reduced by the same fraction at constant intervals। यानी उनका ये ग्रोथ या डेथ, माइक्रोऑर्गेनिज्म या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ या उनका डेथ ये एक्सपोनेंशियल होता है या लॉगरिथमिक होता है। ये कांस्टेंट फ्रैक्शन से कम होता है या कांस्टेंट फ्रैक्शन से ज़्यादा होता है, कांस्टेंट इंटरवल के साथ होता है। अगर उनका ग्रोथ हो तो भी कांस्टेंट इंटरवल उनको लिए चाहिए, अगर उनका डेथ हो तो भी उनके लिए कांस्टेंट इंटरवल चाहिए। Destruction of microorganisms and inhibition of microbial growth are not simple matters, because the efficiency of an antimicrobial agent is affected by at least 6 factors। यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन, उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाना, ये सिंपल चीज़ें नहीं है, ये कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं। और हर एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट की एफिशिएंसी, ख्वाह वो एजेंट साइडल हो यानी उसको किल करने वाला, या स्टैटिक हो यानी उसका ग्रोथ स्टॉप करने वाला, तो ये प्रोसेस जो है इसको 6 फैक्टर्स, कम से कम 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो 6 फैक्टर्स क्या है? सबसे पहले है पॉपुलेशन साइज, because an equal fraction of a microbial population is killed during each interval, hence a larger population requires a longer time to die than a smaller one। सिंपल बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टाइम चाहिए उसकी किलिंग करने के लिए, उसके ग्रोथ स्टॉप करने के लिए।
अगर पॉपुलेशन कम है तो उसके लिए मुख्तसर टाइम चाहिए, मुख्तसर इंटरवल चाहिए। तो सिंपल बात हो गई कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन की किलिंग, तो ये अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लेगा, पॉपुलेशन कम है तो कम टाइम लेगा। यानी इसका किलिंग के साथ पॉपुलेशन साइज़ का किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एक ज़्यादा होगा तो दूसरा भी ज़्यादा होता है, एक कम तो दूसरा भी कम। सेकंड, पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी इस मिक्स्ड में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन मिक्स्ड कल्चर्स। बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल हम लें तो मिक्स्ड कल्चर्स में रहते हैं, उनमें मुख्तलिफ स्पीशी होती है, इकट्ठे रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन दूसरा फैक्टर है। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एजेंट वेरीज ग्रेटली विद द नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बीइंग ट्रीटेड बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफर मार्कडली एंड ससेप्टेबिलिटी। यानी किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट का जो हम कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो डिपेंड करता है कि इस पॉपुलेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, वो कितने सेंसिटिव है, वो कितने आसानी मर सकते हैं और कितने रेजिस्टेंट हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है जी। बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स आर मच मोर रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स देन आर वेजिटेटिव फॉर्म्स एंड यंगर सेल्स आर यूजुअली मोर रेडिली डिस्ट्रॉयड देन मैच्योर ऑर्गेनिजम्स। यानी पॉपुलेशन का पोजीशन के हवाले से दूसरी बात हो गई कि बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में अनफेवरेबल हालात का मुकाबला करते हैं। ठीक है जी। वो वेजिटेटिव फॉर्म्स जो लिविंग सेल्स हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के ख़िलाफ़, और यंगर सेल्स जो है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मीन सेंसिटिव, यानी यंगर सेल्स ज़्यादा जल्दी ख़त्म होते हैं किन के मुकाबले में, मैच्योर ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में। ठीक है जी। Some species are able to withstand adverse conditions better than others। यानी बाज़ ऐसे स्पीशी होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन का मुकाबला आसानी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी काज करते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया है जो ट्यूबरक्लोसिस काज करते हैं, मच मोर रेजिस्टेंट टू एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स देन मोस्ट ऑफ अदर बैक्टीरिया। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये ज़्यादा रेजिस्टेंट है अदर बैक्टीरिया से। थर्ड जो फैक्टर है वो कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी ऑफ एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, यानी जो सब्सटेंस हम बतौर कंट्रोल मैयर यूज़ कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन ये भी एक अहम फैक्टर है। often but not always the more concentrated a chemical agent or intense a physical agent the more rapidly microorganisms are destroyed। यानी कंसंट्रेशन और माइक्रोऑर्गेनिजम्स का किल होना, माइक्रोऑर्गेनिज्म का ख़त्म होना, ये भी डायरेक्ट रिलेशन रखता है। ऑफन यानी अक्सर, हमेशा नहीं बल्कि अक्सर, कि कंसंट्रेशन अगर इस केमिकल एजेंट का ज़्यादा हो तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, माइक्रोऑर्गेनिज्म आसानी किल होंगे, एंड वाइस वर्सा। However, agent effectiveness usually is not directly related to concentration or intensity। यानी एजेंट की इफ़ेक्टिवनेस अलग चीज़ है, लेकिन यूजुअली ऐसा है कि कंसंट्रेशन और माइक्रोऑर्गेनिजम्स का किल होना ये उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपस में। Over a short range, a small increase in concentration leads to an exponential rise in effectiveness. Beyond a certain limit, increases may not raise the killing rate much at all। यानी शॉर्ट रेंज में अगर हम कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ कर देते हैं तो इसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल एजेंट की इफ़ेक्टिवनेस वो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सर्टन लिमिट के बाद ज़रूरी नहीं कि वो इफ़ेक्टिवनेस वो ज़्यादा होता जाए। समटाइम्स एन एजेंट इज़ मोर इफ़ेक्टिव एट लोअर कंसंट्रेशन। यानी ये अभी एक और केस है जिस तरह हमने पहले बताया कि ज़रूरी नहीं। तो मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 70% इथानॉल इज़ मोर इफेक्टिव देन 95% इथानॉल। अभी देख ले 70% इथानॉल और 95% इथानॉल, एक तरफ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है 95, दूसरी तरफ कम है, लेकिन 70% इथानॉल वो ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? बिकॉज इट्स एक्टिविटी इज इन्हांस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर। 70% इथानॉल में
वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है, यानी 30% जो रिमेनिंग आपको लग रहा है, तो 30% इसमें वाटर है, 95% में सिर्फ 5% वाटर है। तो चूँकि इथेनॉल की इफ़िशेंसी ये वाटर की मौजूदगी में ज़्यादा होती है, इस वजह से 70% इथेनॉल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है 95% इथेनॉल से। उम्मीद है आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। फोर्थ फैक्टर है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। A longer a population is exposed to a microbicidal agent, the more organisms are killed. Exposure time और killing of the microorganism का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो किलिंग बआसानी होगी, एक्सपोजर कम होगा तो किलिंग बआसानी नहीं होगी। सिंपल। फिफ्थ फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर एट विच ए केमिकल एक्ट्स ऑफन इन्हांसेस इट्स एक्टिविटी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस केमिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट या माइक्रोबिसाइडल एजेंट उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंटली a lower concentration of disinfectant or sterilizing agent can be used at a higher temperature। यानी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो हम लो कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। सिक्स जो फैक्टर है वो लोकल इन्वायरमेंट है। द पॉपुलेशन टू बी कंट्रोल्ड इज़ नॉट आइसोलेटेड बट सराउंडेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे आइदर ऑफर प्रोटेक्शन और एड इन इट्स डिस्ट्रक्शन। यानी जो पॉपुलेशन हम कंट्रोल करने जा रहे हैं इज़ नॉट आइसोलेटेड, यानी वो उसको हम आइसोलेट नहीं करते बट सराउंडेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट में आइदर ऑफर प्रोटेक्शन और एड इन इट्स डिस्ट्रक्शन। यानी जो लोकल एनवायरनमेंट है, जो जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम टारगेट कर रहे हैं, तो उसका एनवायरनमेंट भी बड़ा अहम है। उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है। मिसाल के तौर पे because heat kills more readily at an acid pH, acid foods and beverages such as fruits and tomatoes are easier to pasteurize than foods with higher pH like milk। यानी चूँकि हीट जो है वो एसिडिक पीएच पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और जो एसिडिक फूड्स है और बेवरेजेस है, फ्रूट्स हो गए, टोमेटोज़ हो गए, तो उनकी पास्चराइजेशन आसानी से हो जाती है उन फूड्स के मुकाबले में जिनका पीएच हाई होता है। मिसाल के तौर पे मिल्क, यानी जो एसिडिक फूड्स हैं उनकी उनकी पास्चराइजेशन बआसानी होती है हीट की मौजूदगी में बनिस्बत उन फूड्स के जो बेसिक हो, जिनका पीएच ज़्यादा होता है, जो बेसिक होते हैं, मिसाल के तौर पे मिल्क। अभी पढ़ते हैं रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। डेथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स occurs at a certain rate dependent primarily on two variables, the concentration of the killing agent and the length of the time the agent is applied or the exposure time। यानी ये जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स का किल होना, ये उनका ख़त्म होना, उनका एलिमिनेट होना, ये दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। पहला, द कंसंट्रेशन ऑफ द किलिंग एजेंट, जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं बतौर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और दूसरी चीज़ एक्सपोजर टाइम, यानी कितने टाइम के लिए हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के सामने। तो इस रिलेशनशिप को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं? द रेट ऑफ किलिंग इज़ डिफाइंड बाय द रिलेशनशिप n is inversely proportional to ct। अब ये n क्या है, c क्या है और t क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इधर n जो है वो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स यानी जो बाकी रहने वाले माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं। यानी हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट अप्लाई किया तो उसके बाद कितने सर्वाइव करते हैं, कितने बाकी रहते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी टी का। तो सी क्या है? सी है कंसंट्रेशन ऑफ द एजेंट। एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके कंसंट्रेशन को हम सी से डिनोट करते हैं, एंड टू द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एजेंट और एक्सपोजर टाइम। टी क्या है? एक्सपोजर टाइम है, यानी द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एजेंट, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं एक्सपोजर टाइम। तो कलेक्टिवली सी टी को हम क्या नाम दे सकते हैं? कलेक्टिवली सी टी इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द डोज। इस सी और टी को कंबाइनली हम डोज कहते हैं, डोज। स्टेटेड अल्टरनेटिवली, द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स किल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट
डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू CT, यानी एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्वाइवर्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स ज़्यादा होंगे अगर कंसंट्रेशन ऑफ द एजेंट कम होगा और टाइम कम होगा। दूसरी तरह हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म किल्ड, ये जो लास्ट लाइन है, अब ध्यान दे दें, अब तवज्जो दें, द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म किल्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू CT, यानी जितना ज़्यादा डोज होगा इतने ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिजम्स वो किल होंगे। सिंपल सी बात है। अगर दूसरी तरह से हम कहें तो हम इस तरह कह सकते हैं, जिस तरह ऊपर ये जो हमने रिलेशनशिप शो किया है कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CT, तो सर्वाइवर्स ज़्यादा होंगे अगर डोज कम होगा। उधर इन्वर्स रिलेशनशिप है और लास्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी द नंबर माइक्रोऑर्गेनिज्म किल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू CT, और CT क्या है? डोज है। फिज़िकल एजेंट्स, अभी हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं, उनमें केमिकल एजेंट्स हैं, उनमें फ़िज़िकल एजेंट्स हैं, लेकिन पहले पढ़ते हैं फ़िज़िकल एजेंट्स। द फिज़िकल एजेंट्स एक्ट आइदर बाय इम्पोर्टिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशन और बाय रिमूविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू फिल्ट्रेशन। यानी फ़िज़िकल एजेंट्स में 3 तरीके हैं। सबसे पहले है हीट, फिर रेडिएशन, फिर फिल्ट्रेशन। तो हीट क्या है? हीट एनर्जी कैन बी अप्लाइड इन 3 वेज। अभी हीट को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में? तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट हीट, जिसको हम ऑटोक्लेविंग भी बोलते हैं, और ड्राई हीट, और बाई पास्चराइजेशन। इन जनरल हीट किल्स बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स। हीट क्या करता है माइक्रोऑर्गेनिज्म को के खिलाफ, माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए? तो हीट से प्रोटीन्स डीनेचर होते हैं। फिर बट मेम्ब्रेन डैमेज इन एंजाइमेटिक क्लीवेज ऑफ DNA में आल्सो भी इन्वॉल्व। प्रोटीन्स डीनेचर करता है हीट, इस तरह उसका मेम्ब्रेन जो है उसको डैमेज करता है, एंजाइमेटिक क्लीवेज होता है DNA का। तो इन तरीक़ों से माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है थ्रू हीट। हीट में हम पढ़ रहे हैं मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ये इसका एक सब टाइप है। यूजुअली ऑटोक्लेविंग, इसको हम ऑटोक्लेविंग भी बोलते हैं क्योंकि ऑटोक्लेव एक ऐसा मशीन है जो मोइस्ट हीट को एंटी माइक्रोऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करता है, और यही हीट अंडर प्रेशर होता है। जिस तरह हम घरों में ये प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, ये भी दरअसल एक छोटा सैम्पल ऑटोक्लेव टाइप है। इसमें आप देखें तो हीट होता है और अंडर प्रेशर होता है। तो ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और इधर हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी ऑटोक्लेव टाइप चीज़ है। यूजुअली ऑटोक्लेविंग इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बिकॉज बैक्टीरियल स्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू बॉइलिंग 100 degree C at sea level. They must be exposed to a higher temperature. This cannot be achieved unless the pressure is increased. और इधर ब्रैकेट में मैंने प्रिंसिपल लिखा है कि किस उसूल पे काम करता है, तो स्टीम अंडर प्रेशर, यानी ऑटोक्लेव जो है इसका प्रिंसिपल जो है वो स्टीम अंडर प्रेशर है। महज बॉयलिंग ये बैक्टीरियल स्पोर्स को ख़त्म नहीं कर सकता। बैक्टीरियल स्पोर्स सिर्फ हीट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन अगर यही हीट हम अंडर प्रेशर इस्तेमाल करें तो ये बैक्टीरियल स्पोर्स वो एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है जी। फॉर दिस पर्पस एन ऑटोक्लेव चैम्बर इज़ यूज्ड in which steam at a pressure of 15 pound per square inch reaches a temperature of 121 degree C and is held at that temperature for 15 to 20 minutes। ये उसका मैकेनिज्म है कि ऑटोक्लेव एक चैम्बर है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये स्टीम को यूज़ करता है। स्टीम वेपर्स एट हाई टेम्परेचर, इनको हम स्टीम बोलते हैं, भाप जो जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, एट, और उसका प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इधर मेंशन किया 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, और जब ये टेम्परेचर 121 तक पहुंच जाता है तो उस पर 15 to 20 मिनट्स ये स्टॉप कर जाता है, और इसके थ्रू ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है, और सारे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो इससे ख़त्म हो जाते हैं। This kill even the highly heat-resistant spores of Clostridium botulinum, the cause of botulism। यानी इवन ये कि क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम को भी ख़त्म कर देता है। स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट, ये हीट का दूसरा सब टाइप है। ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स टेम्परेचर द रेंज ऑफ 180 डिग्री C फॉर 2 hours।
यानी इसका आप टेम्परेचर देख लें, चूँकि इधर प्रेशर अप्लाइड नहीं है तो टेम्परेचर आप देख लें कि 121 के बजाय इधर 180 हो गया, और उधर 15 to 20 मिनट्स, इधर देख ले 2 आवर्स लग गए। तो ये कंपैरेटिवली एक लॉन्गर प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज यूजुअली प्राइमरी दिस इज यूज प्राइमरीली फॉर ग्लासवेयर एंड इज यूज लेस फ्रीक्वेंटली देन ऑटोक्लेविंग। ये ग्लासवेयर्स की स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली ऑटोक्लेविंग के मुकाबले में। ठीक है जी। पास्चराइजेशन, ये तो आपने इंटर लेवल पे भी पढ़ा होगा कि हम मिल्क की डिसइंफेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो विच इज़ यूज प्राइमरीली फॉर मिल्क कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मिल्क टू 62 डिग्री C फॉर 30 मिनट्स। आप इसको याद रखें कि पास्चराइजेशन जो किया जाता है तो वो 62 डिग्री C और 30 मिनट्स के लिए। और इसके बाद फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, हम इसको फौरी फिर कूल कर देते हैं। और जो फ्लैश पास्चराइजेशन है तो वो थोड़ा एडवांस मेथड है, यानी उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है और उसका टाइम थोड़ा कम किया है। तो यानी 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकंड्स, ये इसके लिए कंडीशंस है, तो हम इसको बोलते हैं फ्लैश पास्चराइजेशन। दिस इज सफिशिएंट टू किल द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द मिल्क बॉर्न पैथोजेंस Mycobacterium bovis, Salmonella, Streptococcus, Listeria and Brucella, but not to sterilize the milk। यानी आप ये नोट कीजिए कि पास्चराइजेशन जो है ये स्टरलाइजेशन मेथड नहीं है, बल्कि ये डिसइंफेक्शन मेथड है। यानी वेजिटेटिव सेल्स को किल कर देता है, लेकिन ऑल लाइफ फॉर्म्स इससे किल नहीं होते। इसके बाद है रेडिएशन, यानी ये फिज़िकल जो तरीक़े हैं, फिज़िकल मेथड्स, उसमें हीट हमने पढ़ा। अभी है रेडिएशन। द टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन यूज टू किल माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर अल्ट्रावायलेट यानी यूवी लाइट एंड एक्स रेज। टू टाइप्स ऑफ रेज हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। पहले है UV light और दूसरा है X-rays। The greatest antimicrobial activity of UV light occurs at 250 to 260 nanometer, which is the wavelength region of maximum absorption by the purine and pyrimidine bases of DNA। यानी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमल एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है UV लाइट का, अल्ट्रावायलेट लाइट का, तो उनका वेवलेंथ इस रेंज में होना चाहिए 250 to 260 नैनोमीटर। और ये क्यों? तो इसी रीजन में, इस रेंज में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, जिसकी वजह से जो प्यूरीन है और पायरिमिडीन बेसिस हैं तो DNA का, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं और उसकी वजह से वो थायमिन डायमर्स उधर बनती हैं। इसमें हम आगे भी पढ़ते हैं कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट कट काज्ड बाय द UV रेडिएशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डायमर्स। इस रेंज में जो 250 to 260 नैनोमीटर, इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। DNA के जो बेसिस हैं वो मैक्सिमल एब्जॉर्प्शन करते हैं UV लाइट का। इसकी वजह से क्या होता है, थायमीन डायमर्स बनती हैं। थायमीन डायमर्स, थायमीन एक न्यूक्लियोटाइड है, उसकी डायमर्स बनती हैं, वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, जो DNA का डबल हेलिक्स है उसमें डिस्टॉर्शन होती है, उसमें चेंज आ जाता है और उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है। फिर क्या होता है, DNA रिप्लिकेशन इज़ इनहिबिटेड, यानी UV लाइट जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके DNA रिप्लिकेशन वो प्रिवेंट हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है और माइक्रोऑर्गेनिज्म फिर मज़ीद ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वजह से रेडिएशन बतौर माइक्रोबियल कंट्रोल के हम यूज़ करते हैं। It is used in hospitals to kill airborne pathogens, यानी एयर को माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री बनाने के लिए हम UV इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन ऑपरेटिंग रूम्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। लेकिन ये चूँकि ह्यूमन्स के लिए ये ख़तरनाक है, इस वजह से हम बॉडी को एक्सपोज नहीं करते UV ड्यूरिंग UV। ठीक है जी, अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेफ रखना है, तो इस वजह से हमने अपने आप को इसको एक्सपोज नहीं करना। बैक्टीरियल स्पोर्स आर क्वाइट रेजिस्टेंट एंड रिक्वायर अ डोज अप टू 10 टाइम्स ग्रेटर दैन टू द वेजिटेटिव बैक्टीरिया। चूँकि बैक्टीरियल स्पोर्स वो रेजिस्टेंट होते हैं UV के, इस वजह से उनको हम 10 गुना ज़्यादा डोज देते हैं
वेजिटेटिव बैक्टीरिया के मुकाबले में। ठीक है जी, बैक्टीरियल स्पोर ज़्यादा रेजिस्टेंट है, वेजिटेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं है, बल्कि वो ससेप्टेबल है, वो सेंसिटिव है। इस वजह से वेजिटेटिव बैक्टीरिया के लिए डोज ज़्यादा नहीं चाहिए और बैक्टीरियल स्पोर्स के लिए डोज ज़्यादा चाहिए। अभी एक्सरेज की तरफ आते हैं, तो एक्सरेज हैव हायर एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर देन यूवी रेडिएशन एंड किल mainly बाय द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। यानी इसका तरीक़ेकार और तरीक़े वारदात वो यूवी रेस के उससे सेपरेट है, उससे अलहदा है। किस तरह करते हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो भी हायर है, उसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है, ठीक है जी, वो भी ज़्यादा है यूवी के मुकाबले में। और ये कैसे किल कर देते हैं, तो यूवी तो किल कर रहा था माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को। कैसे, तो उसके डीएनए डबल हेलिक्स को वो टारगेट कर रहे थे, उधर थायमीन डायमर्स बना रहे थे, उनमें म्यूटेशन काज कर रहे थे, उसके डीएनए रिप्लिकेशन को स्टॉप कर रहे थे। ठीक है जी, उसको ग्रो नहीं करने दे रहे थे। इधर ये फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, फ्री रेडिकल्स। ठीक है जी, यानी फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी उनके बॉडी में जो वाटर मौजूद है, तो उनको ये हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर को हाइड्रोलाइज करके फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। These highly reactive radicals can break covalent bonds in DNA, thereby killing the organism. तो इसी तरह ये डीएनए में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, इन हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स की वजह से वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और ऑर्गेनिज्म वो किल हो जाता है। X-rays kill vegetative cells readily, but spores are remarkably resistant, probably because of their lower water। यानी जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो इनके ख़िलाफ़ सेंसिटिव है, वो बआसानी किल हो जाते हैं, लेकिन स्पोर्स वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। तो उसकी एक वजह उन्होंने बयान की है कि चूँकि स्पोर्स में लोअर वाटर कंटेंट है, पानी इधर कम है, और एक्स रेज तो फ्री रेडिकल्स बनाने वाला मामला करता है, तो इधर चूँकि वाटर कम है, वाटर नहीं है, तो इस वजह से वेजिटेटिव सेल्स बआसानी मरते हैं एक्स रेज की वजह से, और स्पोर्स बआसानी ख़त्म नहीं होते। X-rays are used in medicine for sterilization of heat-sensitive items such as sutures। suture क्या है, fiber used in saving living parts, यानी जो हम ज़ख्मों को सीव करने के लिए यूज़ करते हैं, जो थारम यूज़ करते हैं, जो फाइबर यूज़ करते हैं, उसको सूचर्स कहते हैं। तो एक्स रेज से हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाते हैं। सर्जिकल ग्लव्स हो गई, प्लास्टिक आइटम्स हो गई, फॉर एग्जांपल सिरेंजेस। तो ये है एक्स रेज का इस्तेमाल। अभी है फिल्ट्रेशन, ये थर्ड तरीका है, थर्ड फिजिकल तरीका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के लिए। तो फिल्ट्रेशन इज़ द प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग सर्टन सॉल्यूशंस। फिल्ट्रेशन तो ये तो सोल्यूशन की हो सकती है, इस वजह से अगर हम सोल्यूशन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाना चाहते हैं तो हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन वाला। मिसाल के तौर पे दोज विद हीट सेंसिटिव कंपोनेंट्स, ऐसी चीज़ें जो हीट सेंसिटिव हो और हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो तरीका हम यूज़ करते हैं वो है फिल्ट्रेशन। और नाम से ही पता चलता है कि हम सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करेंगे। इन द पास्ट solutions for intravenous use were autoclaved but heat resistant endotoxin and the cell walls of the dead gram negative bacteria caused fever and recipients of the solution। यानी पुराने ज़माने में जो सोल्यूशन हम इंट्रावेनस यूज़ करते थे तो उसको हम पहले ऑटोक्लेव कर देते थे, लेकिन मालूम हुआ कि हीट रेजिस्टेंट एंडोटॉक्सिन जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो मौजूद होता है, तो वो रिसिपिएंट्स में, यानी जिन पेशेंट्स को हम ये इंट्रावेनस सोल्यूशन लगवाते थे, तो उनमें वो फेवर काज कर रहे थे, यानी वो पायरोजेनिक सब्सटेंसेस उसमें बाकी रहते थे। इस वजह से रिसर्चर्स ने सोचा कि ऐसा तरीका दरियाफ्त होना चाहिए कि ये पायरोजेनिक चीज़ें ये सोल्यूशन से हटाई जा सके। तो कैसे किया, देयरफॉर सॉल्यूशंस आर नाउ फिल्टर्ड टू मेक देम पायरोजन फ्री प्रायर टू ऑटोक्लेविंग। और पायरोजन किसे कहते हैं, फेवर काजिंग सब्सटेंसेस को हम पायरोजन कहते हैं। तो अभी फिल्ट्रेशन के तरीक़ों को वो अप्लाई करते हैं और इस वजह से ये सोल्यूशन जो है वो पायरोजन फ्री बनाई जाती है।
द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोसेलुलोज, यानी इसका कंपोजिशन क्या है, तो नाइट्रोसेलुलोज से बनते हैं, एंड हैज़ अ पोर साइज ऑफ 0.22 माइक्रोमीटर। ठीक है, जिसका साइज है आप ये भी नोट कीजिए। दिस साइज विल रिटेन ऑल बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, यानी अगर हम ऐसा ऐसा फिल्टर यूज़ करें जो नाइट्रोसेलुलोज से बना हो और उसका जो पोर साइज़ है, जो सुराख का जो साइज़ है, जो वो 0.22 माइक्रोमीटर हो, तो इससे वो बैक्टीरिया वो रिटेन हो जाते हैं, स्पोर्स रिटेन हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं, वो फिल्टर के साथ बाकी रहते हैं। ठीक है जी, और सोल्यूशन वो माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री बनाए जाते हैं। फिल्टर्स वर्क बाय फिजिकली ट्रैपिंग पार्टिकल्स लार्जर देन द पोर साइज and by retaining somewhat smaller particles via electrostatic attraction of the particles to the filters। यानी कैसे काम करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, तो ये दरअसल फिजिकली उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर देते हैं, उन बैक्टीरिया और स्पोर्स को वो पकड़ लेते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स टू द फिल्टर ये दूसरा तरीका है। यानी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की वजह से ये पार्टिकल्स और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म वो फिल्टर के साथ चिमट जाते हैं और सोल्यूशन वो माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री बनते हैं। So this is the end of our lecture 5. See you in the next lecture. Thank you.